नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद। और आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब, रोज़नामा 92 न्यूज़ के एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब और एडिटर कराची खबर सईद साहब। ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 75वें अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब किया है और कहा है कि रियासत मदीना का मकसद पूरा करने के लिए पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। मुखालिफ ताकतों के दरमियान असलहे की दौड़ जारी है। फ़ौजी कब्ज़े और तौसी पसंदाना इक़दामात से हक़ खुदरादियत को दबाया जा रहा है। हमें कसीरुल जहती इश्तराक से मसाइल को हल करना होगा। इसके साथ साथ मुआशी नाहमवारियों के हवाले से उन्होंने बात की, मशरक़े वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात की, कश्मीर और भारत के हवाले से उन्होंने बात की है। अपने पैनल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले राना साहब, आपकी जानिब आऊंगा। क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अगर तकरीर को पैराग्राफ में तकसीम कर लिया जाए, सबसे पहले बात की अपने मसाइल के हवाले से, फिर बात की मशरक़े वस्ता के मसाइल के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और इसके साथ साथ भारत और कश्मीर के इशू को उजागर किया, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर जो है किस हद तक अच्छी थी या फिर अच्छी हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, आपने कहा ना कि इसको मुख्तलिफ टुकड़ों में कर लें या मुख्तलिफ सिलसिलों में कर लें। नहीं, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म की आज जितनी तकरीर थी उसमें अगर आप उससे गौर करें तो तमाम तकरीर वो थी जो उम्मत मुसलमान के लिए भी थी। वो तमाम तकरीर वो थी जो पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म को हकीकी तौर पे करनी चाहिए थी। इस पूरी तकरीर में वो तमाम चीज़ें थी जिसका हम रोज़ाना की बुनियाद पर अहाता करते हैं, जिस पर हम सोचते हैं क्या होगा। कोरोना की बात की उन्होंने इस्लाम की भी बात की। सबसे बड़ा कि हमें किस चीज़ से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है। उन्होंने मुआशी तरक्की के हवाले से बात की। उन्होंने मुल्कों वो ममालिक जिस पाकिस्तान जैसे जितने ममालिक थे जिनके अंदर गुर्बत थी या मुआशी इस्तेहकाम नहीं सही था, वहाँ पर किस वजह से हुई, मनी लॉन्ड्रिंग किस वजह से होती है, कौन लोग करते हैं, उन्होंने सब बात की। और सबसे बढ़कर जिस तरह आज उन्होंने कश्मीर का मसला बयान किया, कश्मीरियों की आवाज़ बनकर गए, जिस तरह आज उन्होंने बेनकाब किया नरेंद्र मोदी को, RSS को बेनकाब किया, तो ये वो सारी चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि अगर खाता किया जाए तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बेहतरीन ना सिर्फ तकरीर की बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी वो तमाम क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की मुखालफत करती थी, वो या तमाम क़ुव्वतें जो समझती थी कि शायद वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर आज बेहतर ना हो, उनके मुंह भी बंद कर दिए हैं। अगर आप इस अहाता पे करना शुरू कर दें तो एक से लेकर आखिर तक चलें। रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना यही थी ना कि आम आदमी को इंसाफ मिले। रियासत मदीना यही है कि अगर किसी जगह जुल्म हो रहा है तो जालिम जो है उसका हाथ काटा जाए, मजलूम की मदद की जाए, आम आदमी को जो है वही हक मिले जो एक बड़े तगड़े आदमी के पास है। यानी वो तमाम चीज़ें जो रियासत मदीना में थी उसका जिक्र किया। बहुत सी चीज़ें जो होना चाहिए थी उसका जिक्र किया। और ये रियासत मदीना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में इंसाफ चाहिए तो फिर वही रियासत मदीना का कानून अगर लागू हो जाए तो पूरी दुनिया में इंसाफ भी होता है। मैं समझता हूँ कि आज की तकरीर जामिया बेहतरीन थी। और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें अगर ये तकरीर अच्छी ना होती तो भारतीय जो वहाँ पे मंदूबीन बैठे थे, जो उनके नुमाइंदे बैठे थे, जो बैठे थे वो उठ के चले गए। क्यों चले गए? कि वो उस वक्त जाते हैं, ये तो बड़े वो कौम है भारत के भारतीय लोग जो तो उठती नहीं है ना, ये तो उस वक्त जाते हैं जब तकलीफ होती है, जब इन्हें इन बातों से तकलीफ होना शुरू हुई, जब इनके चेहरे बेनकाब होना शुरू हुए, जब इनकी असलियत सामने आना शुरू हुई, जब उन्हें पता चला कि तकरीर करने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसका भारत के अंदर कोई कारोबार है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको दबाया जा सकता है, बल्कि ऐसा शख्स है जो हक की हकीकत की बात करेगा, तो वो वहाँ से उठ के चले गए। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और अब उसका जवाब कौन देगा? जवाब देखे भारतीय मीडिया जितना मर्जी चीख रहा है, मैं भी भारतीय मीडिया देख रहा था तो उसमें बड़े चीखों पुकार थी और पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों की पुरानी फुटेजेस, पुरानी चीज़ें निकाल के चला रहे थे। इससे कुछ नहीं होगा। अब पूरी दुनिया के अंदर वही बात है जो हकीकत बन के सामने आती है। और यह सर आज की तकरीर भी बेहतरीन थी। अब मामला यह होगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस तकरीर के बाद इसके हकीकी रंग जो है, जो हकीकी चीज़ है, उसको कहाँ तक लेकर जाते हैं, उनके ताईं जो मामलात हैं उनको वो किस जगह तक जाके निभाते हैं। कुछ चीज़ें तो इंटरनेशनल है ना, लेकिन कुछ चीज़ें जो इनकी अपने ऊपर लाजम होती हैं, जो इनकी हुकूमत कर सकती है, उसको ये कहाँ तक करते हैं, अब ये देखना होगा। यानी अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, इसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। राव साहब, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया में जब तक हर शख्स महफूज नहीं है तब तक कोई महफूज नहीं है, ये एक पैगाम दिया कि दुनिया में अमन पसंदी को फरोग मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत वो वाहिद मुल्क है खित्ते का जो इस्लामोफोबिया को हवा दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि भारत को जिस तरीके से बेनकाब करना चाहिए था वैसा ही बेनकाब किया गया?
देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की जो पिछले साल की तकरीर थी और ये जो अब तकरीर थी, आपको उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आता। ये इसका मतलब ये है कि जो कमिटमेंट और पैशन और जो सच्चाई उनकी बात में थी, जो बंदा सच बोलता है वो हर दफ़ा एक ही बात करता है और एक ही तरीके से करता है और एक ही जज्बे के साथ करता है। एक तो ये चीज़ बिल्कुल उनकी तकरीर में वाज़े नज़र आई। जहाँ तक अमन की बात है, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली एक जो पॉलिसी शिफ्ट आप कह लें जो पाकिस्तान ने की है, इमरान खान ने जिसको बड़ा क्लियरली अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ जब बात हुई, जब यहाँ पर अमेरिकन डेलीगेशन आते रहे, उनको क्लियरली कहा कि हम किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है, वी आर पार्टनर इन पीस। और ये बुनियादी नुक्ता है जिस पे उन्होंने अपने सारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्ड किया है। अफ़गान पीस प्रोसेस हो, मामला बेहतर करने हो, इंडिया के साथ मामला बेहतर करने हो, बाकी पड़ोसियों के साथ, ईरान के साथ, इस तरह से दूसरे जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सबके साथ उन्होंने हर तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बदकिस्मती ये है कि भारत ने ना सिर्फ उस दोस्ती के हाथ को झटक दिया है, उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि इस किस्म के इक़दामात किए जिसने फोर्स किया पाकिस्तान को कि उनका असल चेहरा बेनकाब किया जाए। जो एक हिटलराना सोच की एक इमरान खान ने नैरेटिव बिल्ड किया है मोदी के ख़िलाफ़, वो पूरी दुनिया ने अब मानना शुरू कर दिया है। वो इमरान खान की ये कमिटमेंट और उस पर पैशन, उसके बारे में कश्मीरियों के सफ़ीर के तौर पे जो उन्होंने कहा था मैं काम करूँगा, अब पूरी दुनिया में वही आवाज़ लग रही है। पूरी दुनिया बेचैन है वहाँ की सूरत हाल के ऊपर और इस खित्ते की सूरत हाल के ऊपर। कहाँ ट्रंप की एक पॉलिसी थी, अब ट्रंप भी आपको सालसी की पेशकश कर चुकी हैं। तो यकीनन इमरान खान का जो आज का खिताब था वो कंटिन्यूटी थी उस सारे नैरेटिव की, जो कश्मीर के हवाले से हो, ख़ित्ते में अमन के हवाले से हो, पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो पीस के लिए कोशिशें उसके हवाले से हो, कोविड के बारे में जिस तरह से उन्होंने बात की, फिर एनवायरनमेंट का जो इशू है उसके ऊपर जो उनके दिल के करीब है बहुत ज़्यादा। तो उनकी एक आप देखते हैं कंटिन्यूटी और उसमें एक सच्चाई आपको नज़र आती है। वरना अगर कोई माजी की तकरीर में और माजी के जो उनके पैशंस थे उसमें और अब की तकरीर में एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, तसलसल बरकरार, तसलसल नहीं उन्होंने टूटने दिया। भट्टी साहब, जैसा कि चोरीशुदा वसाइल की वापसी तकरीबन नामुमकिन है, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी एक मरकज़ रहा आज की तकरीर का कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो छोटे मुमालिक से, गरीब मुमालिक से पैसा निकाला जाता है और जो अमीर मुमालिक है वहां पर जाकर छुपाया जाता है, उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया को कहा है कि तहकीकात इसमें होनी चाहिए, चोरीशुदा वसाइल की वापसी को मुमकिन बनाया जाना चाहिए। इस हवाले से हिकमत अमली कैसी तरतीब दी जाएगी जिससे पूरी दुनिया को यह बावर करवाया जा सकेगा कि यह बहुत बड़े मसाइल हैं जिसका हल एक ही मेज पर बैठ के निकालना होगा? यासिर, देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीर करने के हवाले से तो कभी उन्होंने कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी और तकरीर करने का एक खुसूसी मलका भी उन्हें हासिल है। लेकिन इस मौके के ऊपर जब पूरी कौम की निगाहें उनकी जानिब लगी हुई थी कि इस मरतबा क्या इमरान खान साहब किस तरीके के साथ बेहतर अंदाज में अपना केस प्रेजेंट करेंगे, और बिलखसूस इमरान खान का ये जो खिताब था बड़ा एक वेल स्ट्रक्चर्ड था जिसके ज़रिए से उन्होंने आलमी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। वो ज़मीर जो गुज़श्ता कई दहाइयों से सोया हुआ है, जिस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे, उस जनरल असम्बली का एक बड़ी एक डोमेन है, उसका एक मैंडेट है। बदकिस्मती के साथ गुज़श्ता कई दहाइयों से वो अपना मैंडेट पूरा नहीं कर रहे, बिलखसूस मुस्लिम दुनिया के हवाले से, जिसकी वजह से दुनिया का अमन एट स्टेक है, जिसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीरियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, बिलखसूस अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर जब आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला शुरू किया था, दरमियान में एक थोड़ा सा गैप ज़रूर आया, लेकिन SCO के शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर भी जिस तरीके के साथ मौसर तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर टीम ने केस कंटेस्ट किया कि उस मौके के ऊपर जीत दोवल को दुम दबाकर भागना पड़ा। ओवरऑल तकरीर उनकी अच्छी थी। और जो आपने सवाल किया, बिलखसूस जो छोटी दुनिया के जो छोटे ममालिक हैं उनकी दौलत मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो सेफ हेवन्स है वहाँ तक पहुँचती हैं। देखिए, FATF और अक़वाम मुत्तहिदा के और बहुत से इदारे हैं, आलमी कवानीन भी हैं, जहाँ छोटे मुल्कों को और बिलखसूस मुसलमान ममालिक को टाइट करना हो तो वहाँ पे FATF की तलवार भी लटकती है, कानून साजी भी करवाई जाती है, पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं और कंपनियों के ऊपर, बैंक्स के ऊपर भारी जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। रिसेंटली एक लीक सामने आई जिसके अंदर दुनिया के लीडिंग बैंक्स को बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये आलमी दुनिया, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये जनरल असम्बली बिल्कुल खामोश हैं, इसके ऊपर इनकी तवज्जो मबजूल नहीं होगी। लिहाजा बात कहने का मकसद ये है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, वो इंसानी हकूक़ का मामला हो, वो आलमी माहौल का, माहौलियात का मामला हो,
और बिलखसूस कश्मीर का मामला हो और मुस्लिम दुनिया की जो दिल आज़ारी की जाती है मखसूस मौक़ों पे गुस्ताखाना खाके शाया करके आज़ादी इज़हार के नाम के ऊपर, तो एक बड़े शानदार अंदाज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आलमी दुनिया को जगाने की कोशिश की है। अगर ये जिस इंसाफ का ये दावा करते हैं, जिस म्यार को अपनाने की ये बात करते हैं, जो तवक्कुआत रखते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, उनकी रोशनी में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कुछ नुकात के ऊपर अगर कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद उनके नुमाइंदगान उसके ऊपर दर्द दिल रखने वाले लोग सोचें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। सईद खावर साहब, क्या समझते हैं कि तकारीर अब तक बहुत सी होती रही, गुज़श्ता बरस भी इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी बहुत अच्छी तकरीर की थी, जामे तकरीर की थी। इस साल की तकरीर में फ़र्क कुछ ये है कि ये थोड़ी सी मुनज़्ज़म थी। उन्होंने पैराग्राफ वाइज तकरीर की, एक एक इशू को बाकायदा तौर पर पैराग्राफ में तकसीम किया गया, यानी एक इशू पर बात करते हुए किसी दूसरे इशू पर नहीं गए और वापस उस पर नहीं आए। उन्होंने मुस्तनद हकाइक दिए हैं 2002 से लेकर 2020 तक भारत में जितनी खूनरेज़ी हुई, जिस तरह अक़लियतों को दबाया गया, जामे तौर पे उन्होंने बयान किया है। इन तकारीर का अक़वाम आलम पे असर क्या होता है? जी यासिर, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये दूसरी तकरीर है। आज उन्होंने इश्यूज़ रिलेटेड तकरीर की है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत मर्दानगी से पाकिस्तान का आलम इस्लाम का मुकदमा पेश किया था। आज मुझे उनकी तकरीर में रजब तैयब एर्दोआन की झलक नज़र आई। उन्होंने एक एक पॉइंट लेकर पॉइंट टू पॉइंट आलमी ज़मीर जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ये तकरीर जो है वो गूंगे बहरों के सामने थी। यही अक़वाम मुत्तहिदा है जहाँ सदियों से कश्मीर पर करारदादें पड़ी हुई हैं और उन करारदादों पर किसी तरह से अमल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अक़वाम आलम हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही तो हम उस पर बात ना करें। इमरान खान ने सही पॉइंट्स उठाए हैं और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं वो अज़र मिन शम्स हैं। सबको पता है कि भारत ने कश्मीर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पे जो आग जलाई हुई है वो आग खुद भारत को जलाकर राख कर देगी। आज इमरान खान ने सारे पॉइंट्स बताकर, सारे इश्यूज़ बताकर आलमी ज़मीर जगाने की कोशिश की और दस्तक दी है। कहा है कि अगर अक़वाम आलम ने इन मज़ालिम के ख़िलाफ़, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कोई कदम न उठाया तो यकीनन आने वाले दिन जो हैं वो आलमी अमन के लिए ख़तरनाक हो गए। ख़ासतौर पर उन्होंने आज इंसानियत की बात झंझोड़ने के हवाले से तो बेशतर बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरे ममालिक के सरबराहान से भी रब्ता किया। राना साहब, क्या आप ये समझते हैं कि अब तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है भारत के हवाले से भी, यानी हमने हर जगह पर उन्हें बेनकाब किया, उनकी साजिशों को बेनकाब किया और प्रोपेगेंडे के हवाले से दुनिया को बताया कि भारत किस तरह प्रोपेगेंडा करता है, हमने बेनकाब तो किया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन 2 सालों में दुनिया का रवैया भारत के हवाले से किसी हद तक तब्दील हुआ है? जी बिल्कुल तब्दील हो। अगर तब्दील ना हुआ होता तो पिछले दिनों आप देखें ना शंघाई कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आपका सियासी नक्शा जो है मंजूर वहाँ पर लगा, उसे माना गया, ये आपकी खारजा पॉलिसी थी। आज पहली दफ़ा आपको पता है कि इस बार तो हदायत जारी की गई कि तमाम जितने सफारतकार थे उन्हें कहा गया कि आपने कश्मीर के हवाले से लोगों को मिलना है, वहाँ पे राह हमवार करनी है, एक मूवमेंट बनानी है और कश्मीर के हवाले से आपने हर जगह जिस मकतब फ़िक्र में भी आप जाएँ इसकी बात करनी है। ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले कश्मीर के मामले में जनाब आपकी खारजा पॉलिसी क्या थी? खारजा पॉलिसी ये थी कि जनाब सिर्फ डंग दबाओ, माजरत से या लस्सी पियो। क्या था? आपके चेयरमैन जो कश्मीर कमेटी होते थे वो क्या करते थे? आपके जो सफारतकार थे उनको कितनी हदायत जाती थी? क्या कश्मीर के हवाले से कितनी ऐसी बातें होती थी जो इंटरनेशनल फोरम्स पे होती थी? आपने इस बार देखा कि बरतानिया के अंदर कितने मुजाहिरे हुए और वो मुजाहिरे उसमें कौन कौन शामिल होता था? कश्मीरी जहाँ पे भी होते थे मुजाहिरे करते थे, उनके साथ पाकिस्तानियों की कितनी सपोर्ट होती थी, उन्हें पाकिस्तानी मीडिया कितना दिखाता था, पाकिस्तानी सफारतखाने उन्हें कितनी सपोर्ट करते थे। और बिलखसूस जो है आप देखेंगे तो अब अपोजिशन की एक तनकीद है ना कि ये सिर्फ तकरीरों से या तरानों से, भाई तकरीर और तरानों से भी बड़ा कुछ होता है, तकरीर और तरानों से बहुत कुछ होता है। इसके बाद जाके जंग आखिरी एक हद होती है, जब वो वक्त आएगा तो हमारी अफवाज पाकिस्तान
बड़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो भी हम सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर जो शख्स लोग समझते हैं क्या अगर ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर ना होती तो इन मौजूदा हालात में जो हालात गुजरे हैं, जो वक्त गुजरा है, जो FATF की तलवार हम पे लटक रही है, जो उससे पहले जो कुछ हो रहा था, तो आप पूरी दुनिया में तनख्वाह होते। भारत जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, भारत जिसके अंदर चाइना समेत बहुत से ममालिक जो है उनकी पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के अंदर जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर है। तो इन हालात में भी पाकिस्तान का साथ देना चाइना और दीगर ममालिक का, पाकिस्तान का मलेशिया जैसी जो गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान का साथ देना, तुर्की तो देगा ही देगा, वो पाकिस्तान के साथ एक रिश्ता बड़ा मजबूत है। तो इसके बाद बड़ी चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो गई हैं। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। अब आप इसको अगर हम किसी अपने इनके सियासी मुखालफिन से पूछे तो वो इसको 0/0 देगा। यही तो बात है कि सियासी मुखालिफिन ये रवैया क्यों अपनाए हुए? सियासी मुखालफिन ने क्या बेचना है यासर? एक आप ये बात जब हम ये करेंगे, क्या मुझे एक बात बताएं, ये सियासी मुखालफिन किस तरीके से हुकूमत की तारीफ करेंगे? वो क्यों कहेंगे कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी है? अगर वो ये कह लेते हैं तो उनकी तो पहले दिन से शिकस्त शुरू हो जाएगी, उनकी तो शिकस्त शुरू हो जाएगी ना। राव साहब आप क्या नजरिया रखते हैं? अब तक जितना हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से बातें की, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे की, और जिस तरह राना साहब तज़किरा कर रहे हैं कि बरतानिया में मुजाहरे हुए, इवन अमेरिका में मुजाहरे हुए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने सफ़ीर पाकिस्तान इमरान खान की हैसियत से दुनिया भर में ये पैगाम दिया कि भारत की जो जारहियत है उसे हम बेनकाब करते रहेंगे। तो ये अपोजिशन सकूत कश्मीर का इल्ज़ाम क्यों मौजूदा हुकूमत पे धरती? मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ बात या इल्ज़ाम कोई नहीं हो सकता कि आप इमरान खान पे और इस हुकूमत पे सकूत कश्मीर का इल्ज़ाम लगाएं। जितना इस वक्त कश्मीर हाईलाइट हुआ है दुनिया में, आप दुनिया की प्रेस उठा के देख लें, 14 अमरीकी सेनेटर्स ने बात की है, UN ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट उसके ऊपर मौजूद है। अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं कश्मीर के हवाले से, और ये कहना कि जी सकूत कश्मीर का बायस बने हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 महीनों में अपोजिशन के मुँह भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक हद होती है, एक कह लें कि एक टाइम आता है कि फिर सारी जो लोग हैं, बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है वो भी सोचती है कि इसको अब किसी तरीके हल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी से रिलेटेड जो है राना साहब ने की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस सिलसिले में मेरे ख्याल में और मेरे तज़िये में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, क्योंकि ये दाएं बाएं से जो प्रेशर पाकिस्तान की नहीं मानी है आपने, अब पूरा महल्ला जब दबाव डालेगा आपके ऊपर, जब CPEC के जो बेनिफिट्स है साउथ वेस्ट के, ईस्ट वेस्ट के और नॉर्थ साउथ के, वो अगर इंडिया की हरदर्मी रहती है तो वो कोई मुल्क उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता सिवाय चाइना और पाकिस्तान के। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी चाहेंगी, रूस भी चाहेगा, अफ़गानिस्तान भी चाहेगा, ईरान भी चाहेगा कि ये रूट्स जो हैं ये चलें। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हल्का हमें नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है, और पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली उस सारे अपने केस को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आगे जो रखा है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ सारे खित्ते के अमन को लिंक किया गया है। मेरा ख्याल है जब ये महल्ला पूरा दबाव डालेगा तो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा कि वो आंखें बंद रखे। यानी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का कश्मीर पॉलिसी के हवाले से और खित्ते में अमन व अमान के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो मजीद तक़वियत हासिल करे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाउस एंड ऑर्डर के लिए 4 बड़े फैसले किए हैं। तमाम वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर अहम इदारों से बराह रास्त राबतों और मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। भट्टी साहब, ये राबतों पर पाबंदी किस सिनेरियो में लगाई गई है? एक जानिब आप ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है, हमें इस तरीक़ा कार के तहत चलना है, दूसरी जानिब आपने अपने वज़रा पर पाबंदी लगा दी। क्या किसी एक स्पेसिफिक इदारे के सरबराहान से पाबंदी, मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई, या ब्रॉड वे में ये बात की गई? यासिर, देखिए, गुज़श्ता 6 माह के दौरान कोरोना वायरस की वजह भी थी और उसके साथ कुछ और वजूहात भी थी कि हुकूमत को किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर हमने देखा कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, उसके बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। हुकूमत ने भी अपने आप को तैयार किया कि अब उन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बहुत से चैलेंजेस
इमर्ज हो रहे होंगे आने वाले दिनों में, तो हमने इनको फेस करना है। लेकिन उसके साथ फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद ज़्यादा सियासी दर्ज हरारत उस वक्त आगे बढ़ा जब कुछ मुलाकातें वो जो बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुनक्किद हुई थी, वो उनकी तफसीलात सामने आना शुरू हुई। तो फिर एक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सियासी बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। अपोजिशन ने भी उसके ऊपर बहुत से बयानबाजी की। उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्वीट आया और उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से एक लाहे अमल तश्कील दे दिया कि अगर ऑफ कोर्स हमारे रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो अगर मुलाकात होगी भी सही तो किस तरीक़ेकार के तहत होगी और उसको पब्लिक भी किया जाएगा। उन्होंने एक तरीक़ेकार तय कर दिया। लेकिन एक बड़ा स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जब वो समझते हैं कि आने वाले महीनों में बहुत से चैलेंजेस बढ़ने हैं, तो इसके साथ उन्हें भी बहुत सी इतलात मौसूल हो रही थी और कि उनके कुछ वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स वो मुख्तलिफ अहम तरीन इदारों में, जिसमें बिलखसूस हम GHQ की बात करें, नेवल हेडकोार्टर की बात करें, एयरफोर्स हेडकोार्टर की बात करें, उनसे वो बराह रास्त रब्ता करते हैं, मुलाकातें करते हैं, वहाँ ब्रीफिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये मामला काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से ये मामला रिपोर्ट भी होता था, उनके इल्म में थी सारा मामला। लेकिन अब उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम अपने नाज़रीन के साथ अपनी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शेयर कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके मामले का नोटिस लिया। सेक्रेटरी कबीना डिवीज़न को हिदायत की गई कि क्या इस मामले की रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर क्या इसकी प्रोविजन है। तो बताया गया कि रूल्स ऑफ बिज़नेस के सेक्शन 56 और सेक्शन 8 के तहत कोई वफाकी वज़ीर, कोई ब्यूरोक्रेट्स बराह रास्त हमारे इन इदारों से GHQ, नेवल हेडकोार्टर, एयर हेडकोार्टर, यहाँ पर ना वो बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, ना वो मुलाकात के लिए जा सकते हैं, ना वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट। तो ये रूल्स ऑफ बिज़नेस की वायलेशन है। उसके बाद अब तहरीरी तौर के ऊपर तमाम वज़रा को कन्वे किया गया है, उन्हें पाबंद किया गया है कि आप बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। चूँकि वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक साहब भी इस मामले से लाइल्म होते हैं, बेशतर मुलाकातों से, बेशतर ब्रीफिंग से, बराह रास्त कम्युनिकेशन से, तब उनको हिदायत दी गई है कि आपने जो भी फ्यूचर में रब्ता करेंगे वाया वजारत दिफा होगा, वो मामला वज़ीर दिफा के इल्म में होना चाहिए, यानी वो भी बाकायदा एलानिया होगा। राना साहब, जैसा कि कल अभी बात थी, कल की ट्वीट थी, साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ये कहते हैं कि कोई भी हमारी पार्टी का हम रुकन किसी अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा और अगर मुलाकात कौमी सलामती पर होगी तो वो एलानिया होगी। अब ये भी उसी तरह का ही बयान है। मुलाकात पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए? नहीं, ये उस तरह का नहीं है। सुहेल भट्टी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बयान कर दिया है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ का जो अलामिया था या जो उनका ट्वीट था, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने एक रूल्स के मुताबिक कहा है कि वाकई कि जब आपको आप हुकूमत में होते हैं तो वहाँ पे अगर आप किसी जगह कोई ब्रीफिंग देने जाते हैं तो आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन में जब आप होते हैं और अलग-अलग मुलाकातें करते हैं, उसका सिलसिला कुछ और था। वो भी मुलाकातों में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पहली तकरीर, दूसरी तकरीर और उसके बाद ट्वीट में देखा जाए तो आप उनका पूरा ट्वीट अगर आप पढ़ लें तो आपको नजर आएगा वो कुछ और है। वो इस तरह लगता है कि वो ट्वीट जो है ना वो भारत के किसी शख्स ने लिख के भेजा है और वो उस ट्वीट पे भी वहाँ पे जो चर्चे हुए हैं उसमें है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर कोई पाबंदी रूल्स के मुताबिक होगी तो किसी तरफ से किसी को इतराज़ नहीं होगा। खबर तो बहुत बड़ी है लेकिन किसी तरफ से किसी को इतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था उसमें बहुत कुछ हो गया। राना साहब, आपके पास एक स्टोरी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की उस ट्वीट के बाद नून लीगी कुछ रहनुमा जिन्होंने मीटिंग की, आइंदा 3 दिनों में वो कुछ करने वाले। जी, मैं आपको बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम में ये ब्रेक कर देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के उस ट्वीट के बाद कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के, कुछ नहीं बल्कि अक्सरियत ऐसी है जिनमें 3 लोग तो वो हैं जिनको कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट के लोग हैं। मतलब मियाँ नवाज शरीफ जिस दौर में भी हुआ उनके जो चंद प्यारे थे वो उनमें शामिल होते थे। उनकी एक लाहौर में मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ ने यही रवैया रखा, यही तरीके का रखा, तो हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझाएंगे पहले मरहले में, अगर वो ना समझे तो फिर दूसरे मरहले में हम अपनी किनारा कशी कर लेंगे। उन्होंने कहा किनारा कशी इस तरह करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में तो रहेंगे लेकिन पार्टी मामला से पीछे हटते जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ की जो मुख्तलिफ जगहों पर या मरियम की सपोर्ट करते थे उससे हाथ खींचना शुरू कर देंगे और अपने ग्रुप को मजबूत करना शुरू कर देंगे। अब उसकी दूसरी जो मीटिंग है वो जनाब राव खालिद साहब और सुहेल भट्टी साहब का जो शहर है इक़्तिदार का शहर जो है वहाँ पर होनी है। और उस मीटिंग को मैं आप ये भी बता दूँ, वो एक सरकारी
सरकारी जो है ना, आप कह सकते हैं गेस्ट हाउस कह सकते हैं, रेस्ट हाउस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें वो मीटिंग है। और उस मीटिंग में पोटोहार से तल्लक रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत, जिसका बहुत करीबी तल्लक रहता है पाकिस्तान आर्मी अक्सरी क़यादत के लोगों के साथ, वो भी उसमें शामिल होंगे। वो पिछले कुछ अरसे से काफ़ी खामोश तो नहीं है? ये खामोश भी थे, उनको मनाया भी गया, फिर उनको लाया भी गया, फिर उन्होंने बड़ा कुछ कहा। तो ये नहीं, वो नहीं, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं है। ये इन्हीं के साथ हैं अभी तक तो इन्हीं के साथ हैं। लेकिन अब वो शायद परसों की या 3 दिन बाद की मीटिंग में साथ ना हो। उस मीटिंग में इंशाल्लाह हम तस्वीर भी सामने लाएंगे और कुछ चीज़ें भी सामने लाएंगे। और उस ट्वीट के बाद मियां नवाज शरीफ के ट्वीट का सबसे बड़ा जो खुद का हमला हुआ है ना, वो हुआ शहबाज शरीफ पे, और दूसरा हुआ उन लोगों पे जिन लोगों ने हमेशा अहम अदारों से मुलाकातें की हैं। उन्होंने मुलाकातें अपने लिए नहीं की, वो मुलाकातें इन्हीं के लिए करते थे, वो बहुत सी सहूलतें इनके लिए लेते थे और इनकी हदायत पे होती थी। तो इसलिए अब वो लोग फैसला कर चुके हैं कि हम जो है अपना एक नया, ये 2-3 दिन में ये लायामुल उनका सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको नजर आना शुरू। राव साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ट्वीट को ले लें और उसको जोड़ें उनके APC वाले खिताब से, और दूसरा वज़ीर आज़म के इस हुक्म को ले लें कि वज़ीर आज़म ने पहले ये कहा कि हम करप्ट नहीं हैं, इसलिए पाक फौज हमारे साथ खड़ी है और हमारे फैसलों को मानती है। इन दोनों को इसी पैराई में रखते हुए फिर बात करें। देखिए, जो तो उनमें फ़र्क है बुनियादी तौर पे, वो तो बड़ा वाज़ेह है। एक है कि हुकूमत किस तरह से देखती है सारी अपनी मूवमेंट को, वज़रा के आने जाने को, और उसमें में भी कुछ शायद उन्हीं इदारों की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आई हों जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने स्टेप लिया हो, कोई एम्बेरसिंग सिचुएशन पैदा हुई हो कि उन इदारों ने कहा हो कि जी आपके वज़ीर हमें अप्रोच करते हैं। आपको याद होगा KP के 2 वज़ीर गए थे, उनकी भी शिकायत हुई थी कि ये कुछ कहने आए थे और फिर इमरान खान उनको फ़ारिग भी कर दिया था। तो मुमकिन है इस किस्म की सूरत हाल जिसके बाद इमरान खान को ये स्टेप लेना पड़ा हो। लेकिन जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की ट्वीट की बात है, उनकी तकरीर की बात है, APC की बात है, वो तो एक डेस्परेट मूव है। वो आप कह लें कि मरता क्या ना करता वाली सूरत हाल में है। उनको ये अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान हमारी जान नहीं छोड़ने लगा, ये केसेस जो हैं इनसे हमारी जान नहीं छूटने लगी। उन्होंने आखिरी हमला फ़ौज की तरफ रुख करके किया है कि शायद उधर हम प्रेशर डालें तो हमारी कोई सुनवाई हो जाए या बात सुनी जाए। लेकिन उस पर उनको जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद वो फिर कसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक वो ट्वीट करके अपने आप को पारसाई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सियासी माहौल में किस तरीके से मौजूदा हुकूमत खुद को पोर्ट्रे कर रही है और अपोजिशन जो इल्ज़ामात लगा रही है मौजूदा हुकूमत पे, वो किस हद तक मुस्तनद है? यानी कि आप इल्ज़ामात बेहद लगाते रहें कि आप फॉरेन पॉलिसी में नाकाम हो गए, आप कश्मीर पॉलिसी पे नाकाम हो गए, आप अंदरूनी मसाइल पर नाकाम हो गए। हुकूमत ये कहती है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमें अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। अपोजिशन के किरदार को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क में भरपूर सियासी किरदार अदा किया है और 3 बार वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। अब उनका सियासी अमल दखल ख़त्म हो गया, एक फ़ैसले के ज़रिए वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग अंदरूनी दबाव का शिकार है और मुस्लिम लीग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग नहीं रह सकते, हुकूमतों से अलग नहीं रह सकते और जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होता है उससे अलग नहीं रह सकते। इस वक्त अपोजिशन जो ख़ुद को जमा करके अपनी बका की जंग लड़ रही है, हुकूमत ने उनको टफ टाइम दिया है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात के बावजूद इमरान खान डटे हुए हैं, करप्शन पर उनका अपना मौक़िफ़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम किसी को NRO नहीं देंगे। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सारी जमातें मिलकर अपने लिए कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। आप देखेंगे कि पार्टियों में टूट फूट भी होगी और मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा भी होंगी। ख़ास तौर पे अभी APC देखें, APC बज़ाहिर एक कामयाब दिखाई दी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है तो जूतियों में दाल बट रही है। एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है। मौलाना फजल रहमान का अपना किबला है। नून लीग ने ये जो मुलाकातों का पेंडोरा बॉक्स खुला है उससे एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है। उसमें वज़ीर आज़म ने बहुत खूबसूरत कदम उठा के पाबंदी लगाई है कि कोई भी आदमी
इदारों के अरकान से नहीं मिलेगा। इससे एक इदारों को भी फ़ायदा हुआ है कि इदारों की साख को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। इन लोगों के आने जाने से और मुलाकातों से इदारों की साख ख़राब हो रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इदारों की साख बचाने के लिए जो कदम उठाया है मुलाकातों पर पाबंदी का, इससे ये होगा एक अच्छा इक़दाम है। आपने एक और नुक्ता उठाया है कि टूट फूट का अपोजिशन शिकार हो जाएगी। राना साहब, अब ये अपोजिशन एक मौक़िफ़ रखती है गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, मुलाकात भी की और इनका यही कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे मुलाकात थी। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत के गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो इक़दामात हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? नहीं, कोई डिफरेंस देखें, एक तो हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। आप ज़हन में रखिए कि जो हुकूमत का एजेंडा था गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो तो अपोजिशन ने अपनी APC में रख दिया और उनका भी वही एजेंडा था। जो हुकूमत चाहती थी कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हो और उनके लोगों को वो तमाम हकूक़ मिले जो एक दूसरे सूबे को मिलने चाहिए, जो एक दूसरे सूबे को मिलते थे। आपको पता वहाँ पे एहसास से महरूमी थे ना, बहुत ज़्यादा, कि वो कहते थे हमारे ऊपर तो गवर्नर राज लगा दिया आपने फलां कर दिया। अब क्या होगा, अपोजिशन भी इसी लाइन पे है जो हुकूमत की लाइन है, और ये कामयाबी है हुकूमत की बहुत बड़ी। ज़ाहिर तो लगता है ना कि शायद उसके बाद चंद बयानों के बाद कि जनाब किसने किससे मुला, देखिए हुकूमत जो चाहती थी, पाकिस्तान के अहम अदारे जो चाहते थे, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए था। अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होंगे, कोई पार्टी उस पर एहतजाज नहीं करेगी। अगर वहाँ के लोगों को मुकम्मल हकूक़ मिलेंगे, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK को जो फंड्स मिलते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे हकूक़ मिलती हैं, जैसे वहाँ पे तरक्याती काम होते हैं, जहाँ जैसे वहाँ पे नौकरियाँ होती हैं, जहाँ जैसे वहाँ पर उनको महसूस होता है कि हम बहुत मुख्तार हैं, ये अब गिलगित बल्तिस्तान में होगा। और ये मजबूत पाकिस्तान की एक निशानी है, और इस पर अपोजिशन भी मुतहिद है, हुकूमत भी मुतहिद है, और अहम अदारों ने, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों ने अपना बेहतरीन रोल अदा किया है। और ये तो कामयाबी हुकूमत की हुई ना। देखें अपोजिशन इसे अपने क्रेडिट पे लेती है। चलिए अपोजिशन अपने क्रेडिट पे ले, लेकिन इस वक्त किसका है? हुकूमत किसकी है? जिसकी हुकूमत है हमेशा क्रेडिट उसको मिलता है, और ये क्रेडिट बेसिक पाकिस्तान का क्रेडिट है और पाकिस्तान के इदारों का क्रेडिट है, चाहे तमाम सियासी जमातों का क्रेडिट। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज फिर से एक बार बात करेंगे सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस के फैसले के हवाले से। उसके असरात अभी तक जारी हैं। केस का फैसला तो आ चुका है। बहुत से मुतासिरा ख़ानदान जो हैं वो फैसले से उन्हें किसी हद तक इत्मीनान भी है, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अभी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उनकी ख्वाहिशात भी हैं कि इसमें मज़ीद लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए था। उनका ये कहना है कि हिटमैन को तो आपने सज़ा दे दी, अब उसके ऊपर जो बैठे हुए थे वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। सईद खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद खावर साहब, आपने इस केस को अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है, अब तक के इसके मुज़मरात और असरात क्या देखने में आए हैं? यानी मुतासिरा ख़ानदान को किस हद तक इत्मीनान हासिल है, और अगर इत्मीनान नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? देखें यासिर, ये पाकिस्तान का 9/11 है। 11 सितंबर 2008 को ये वाक़या हुआ था, और इसका फ़ैसला जो है वो 8 साल के बाद सितंबर के महीने में आया है। इस पहले ये सुना जा रहा था कि 11 सितंबर को ही इसका फ़ैसला आएगा, लेकिन ये फ़ैसला 2 दफ़ा महफूज किया गया, जिससे मुतासरीन के ज़हनों में शकूक व शुबात पैदा हुए। दूसरी बात ये थी कि आखिरी दिनों में इन कैमरा सारी समाअत हो रही थी, मीडिया बेखबर था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन यह है कि मुतासरीन के 264 घर उजड़ गए हैं, 264 घरों के चिराग बुझ गए हैं। वो बेरोज़गारी का शिकार हैं, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का सुहाग उजड़ गया है। तो लोगों को शिकवा है, उन मुतासरीन को शिकवा है कि पाकिस्तान ने इस पर हमारा साथ नहीं दिया। ये फ़ैसला आया है, फ़ैसले पर ज़्यादा तनकीद नहीं की जा सकती। अभी ये हाई कोर्ट में भी जाएगा और आगे भी जाएगा। मौजूद होंगे उन्हीं की बिना पर तो फैसला हुआ होगा। जी, मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा था कि इस्तग़ासा बहुत कमज़ोर था। हमारा जो तफ्तीशी निज़ाम है और अदालती निज़ाम है वो पाबंद है इसका इस्तग़ासे का। इस्तग़ासे ने इस पर काम नहीं किया। 2 JITs बनी, 4 इस पर जो है तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, और लगता था कि किसी दबाव में है जो भी तफ्तीशी अफसर आता था, तो खुलकर वो काम नहीं कर सके। पहली JIT मुस्तरद कर दी हाई कोर्ट ने, दूसरी JIT बनाई गई जिसमें रेंजर्स को आगे किया गया। रेंजर्स ने अभी वकील भी उनका रेंजर्स की तरफ से था,
तो इस JIT की बुनियाद पर जो पुलिस ने काम किया उस पर ये मुकदमा बना और फैसला दिया गया। इसमें फैसले में बड़ी कबातें हैं, बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो सारे इस्तगासे की वजह से हैं। जी जी, इस पर बहुत बेहतर फैसला आ सकता था, लेकिन ये आगे जाकर कोर्ट्स खुली हैं, इस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। 264 ख़ानदानों का मसला है जो ज़िंदा जला दिए गए, ये एक दिलखराश वाक़या था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए और उतनी कम है। राव साहब, भी रोया जैसा जाए कि कम है। इतना दिलखराश वाकया, अंदोहनाक वाकये पे वो खानदान किस कर्ब से गुजरे हैं इसका अंदाजा तो हमें हो नहीं सकता। 8 साल उन्होंने इस कर्ब से गुजारे हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, यानी इतना वक्त इस मुश्किल हालात में गुजारना बड़ी मुश्किल है। पहले तो वो जर्मन फैक्ट्री की जो जर्मन कंपनी थी उसने वो पैसे भेजे, वो नहीं मुतासिरा ख़ानदान को मिले। फिर सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने फैसले का ऐलान किया, वो नहीं मिले। अब फैसले में ये आया कि मुल्जिमान हर ख़ानदान को 27 लाख रुपया अदा करेंगे। वो कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए, बहुत एक अंदोनाक सानिया था ऑब्वियसली, और जिस किस्म की आगे चीज़ें हो रही हैं और जो तारीख़ रही है वहाँ पे, ये उसका कह ले कि एक क्लाइमैक्स था। जिस किस्म के वहाँ पे पुरतशद्दुद वाक़यात होते थे, 12 मई देख लें, उससे पहले ड्रिल से सुराख किए जाते थे लोगों को, बोरीबंद लाशें मिलती थी, तो ये उसका कह ले एक क्लाइमैक्स था। और उसमें मुझे नहीं पता यासिर कितने लोग सर्वाइव भी कर पाए होंगे। मज़दूर लोग थे, उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाई होंगी या वहाँ होंगी, खुदा जाने किस हाल में होंगी, किसी ने उनकी खैर खबर ली नहीं ली। तो जो बच गए हैं उनके साथ जो हाल हो रहा है, उनको अगर कोई कंपनसेशन की सूरत भी बनती है, जैसे हमने जर्मन कंपनी का कहा, तो वो भी उन तक नहीं पहुँच रही, और इधर उधर शायद वो टीटियाँ लग रही हों या जाली अकाउंट्स में जा रही हों। तो वो बहुत यानी बेहिसी की इंतहा है। जिन्होंने किया, नो डाउट उनसे ज़्यादा शकील कल्ब आदमी हो ही नहीं सकता, जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, इतने लोगों को ज़िंदा जलाया। लेकिन जिन लोगों के इख्तियार में था कि इस वाक़े के बाद उनकी दिलजोई करते, उनकी अश्कजोई करते, उनको माली तौर पे इमदाद देते, उनको कम अज़ कम कोई रहने का, कोई जॉब का, कोई खाने पीने का उनका सिलसिला चलता रहता, तो वो उन लोगों ने भी उसी तरह बेदर्दी का मुजाहिरा किया। तो वो हिस्सा है उस पूरे, इस सारी जितना ये प्रोसेस है, जितना ये क्राइम है, उस जुर्म का हिस्सा है, वो शरीक जुर्म है उसमें। तो उनको भी मेरा ख्याल है अदालत को उनको भी देखना चाहिए और उनके मामलात को भी देखना चाहिए कि ये जो उनके लिए जो एक बेहतर सूरत हो सकती थी, बेहतर सूरत हो सकती थी, वो निकाली जाती है। भट्टी साहब, वो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी से क्या बात करेंगे? जैसा कि सईद खावर साहब ने भी निशानदही की कि इस्तगासा की कमजोरी की वजह से फैसला इस तरीके का आया है। यानी आप 3 साल इस बात का अंदाजा न लगाएं कि आग लगी या लगाई गई, JITs तब्दील हों, 4 तफ्तीशी अफसरान तब्दील हो जाएं। यानी इसकी नतीजा यह है कि अगर पहले तफ्तीशी अफसर ने किसी दबाव में कोई रिपोर्ट बना दी है तो वो अयान नहीं हो सकी, तो फिर वही मानी जाएगी। यासिर, देखिए, एक मुल्क की तारीख का एक बड़े साने से कम ये वाक़या नहीं था। जिस तरीके के साथ कई घराने उजड़े और जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, उसके नतीजे में जो इतने 8 साल तक केस चला, भोले और चरिए को आपने फिट करके बाकी कहा जी कि केस ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके पसे पर्दा जो आपका सवाल था, एक हकीकत ऐसी है जिस पर रिव्यू करना और उसको बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। ये बदकिस्मती है कि सिंध और कराची के अंदर जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो इंतहाई वीक है। मैं 3-4 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जितने बड़े केस बिलखसूस टेररिस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हों, वो कराची में गवाहान को उनको अपनी ज़िंदगियों का लाले पड़ जाते हैं, प्रोसिक्यूटर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। बानी मुत्तहिदा इल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कराची में केस 2 शुरू हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और गद्दारी का। प्रोसिक्यूशन परेशान हो गई, गवाहान परेशान हो गए, वो केस इस्लामाबाद मुंतकिल करना पड़ा बहुत ज़ोर लगाकर। अगरचे हाई कोर्ट के ऑर्डर भी आए, वफाकी हुकूमत ने सारा प्रोसेस रिव्यू किया और वो केस इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल किए ताकि वो कानून और मेरिट की रोशनी में अपनी मंतक के इंजाम को पहुँचे और गवाहान को जो एक खौफ है वो ना हो। उसके बाद आप रूलिंग एलीट की बात करें, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो मुकदमात शुरू में जो जाली बैंक अकाउंट केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, कराची से इनिशिएट हुए, FIA देख रही थी। लेकिन फिर इस बात का एहसास हुआ कि कराची के अंदर ये मुकदमात मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ जो प्रोसिक्यूशन का हाल है, यहाँ तवक्को नहीं की जा सकती और ज़ोर लगाकर उन मुकदमात को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया।
तो मेरे ख्याल में जिस तरीके के साथ यहाँ पर मामला था, और सईद खावर साहब ने बहुत राइटली उसको पॉइंट आउट किया, इस्तगासा केस को बिल्ड नहीं कर सका, पीछे मैनिपुलेशन होती है। आपको प्रोसिक्यूशन टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होनी चाहिए कि जो मुस्तनद हों, ईमानदार हों और किसी दबाव में ना आए। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी इदारे पर, तभी इस केस को सही से आगे बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।